बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। लड़ाई बढ़ गई है, जंग हो रही है और जंग हो रही है हुकूमत की अदलिया के साथ, बल्कि पार्लियामेंट की अदलिया के साथ यूँ समझ लें, क्योंकि पार्लियामेंट में तो हुकूमत ही है। खान साहब तो बाहर हैं, वैसे तो काफ़ी बाहर हैं, लेकिन अदलिया उससे पार्लियामेंट से भी बाहर हैं। वहाँ पर नए बिल पेश हो रहे हैं, चीफ जस्टिस का सो मोटो का इख्तियार ख़त्म किया जा रहा है और उसके अलावा करारदादें पेश की जा रही हैं, बल्कि करारदादें पास की जा रही हैं, कर दी गई हैं कि जनाब मुदाखलत बंद, अपना काम करें, कोई मुदाखलत नहीं और इलेक्शन इकट्ठे होंगे। ये सारी चीज़ें करारदादों की सूरत में आ रही हैं, लेकिन अदलिया में केस भी चल रहा है और उस केस में भी जजेस के पैंतरे बदल रहे हैं, रिमार्क्स मुख्तलिफ आ रहे हैं और इलेक्शन अदलिया का कहना यह है, अभी तक के रिमार्क्स हैं कि इलेक्शन कराना पड़ेगा, लेकिन हुकूमत नहीं कराना चाहती इलेक्शन। ये कैसे डिले होगा, उसकी क्या ऑप्शंस हैं, खुद ही अदालत बता रही है कि क्या ऑप्शंस हैं, लेकिन कोई ना कोई रास्ता तो निकल आएगा क्योंकि इलेक्शन तो नहीं होना। और खान साहब उसी तरह से इल्ज़ामात लगा रहे हैं, उनकी टोन तब्दील हो गई है और अब वो ना नाम ले रहे हैं किसी का और हर एक से बात करने को भी तैयार हैं, लेकिन उनकी परेशानी किस बात की है। और जजेस के हवाले से जहाँ हम बाकी बातें कर रहे हैं अदलिया की, तो जजेस की कुछ कहानियाँ भी हैं, जस्टिस खोसा की और जस्टिस गुलजार की कहानियाँ मैं आपको सुनाऊँगा। कहानियाँ ही रह जाती हैं, ऐसे ऐसे कारनामे हैं कि हम उन्हें आसान लफ्ज़ों में कहानियों का नाम दे सकते हैं। तो जनाब कल का दिन भी अदालती कार्रवाई के हवाले से एक भरपूर दिन था, शोर मचा रहा, पता नहीं क्या होने जा रहा है और पता ये चला कि पार्लियामेंट ने काम दिखाया है। कल रात को, कल शाम में लेट इवनिंग में पार्लियामेंट में बिल पेश कर दिया गया जिसमें अदालत का सो मोटो का इख्तियार महदूद किया जा रहा है। अदालत का नहीं, चीफ जस्टिस का। वो जो परसों से खबरें चल रही थी कि वन मैन शो बंद होना चाहिए, तो वन मैन शो को बंद करने के लिए बिल पेश कर दिया गया है। काबीना ने मंजूरी दे दी। पार्लियामेंट में जबकि पेश किया गया तो स्पीकर साहब का कहना यह था कि ऑर्डर ऑफ द डे के मुताबिक तो आज ही हम पास करा लेते, लेकिन उसने हाउस की राय थी, ईवान की राय थी कि इसको कमेटी के हवाले कर दिया जाए। तो कमेटी के हवाले कर रहे हैं, होपफुली वो कल तक आ जाएगा, कल या परसों जब भी अर्लीस्ट उसमें आ जाएगा और फिर इसकी मंजूरी होगी। मंजूरी के बाद ये सदर साहब के पास जाएगा, सदर साहब के दस्तखत के साथ जो कि मुमकिन है वो कोई चूँ चरां भी करें जैसे कि पहले होता रहा है, लेकिन बहरहाल फाइनली ये एक कानून बन जाएगा और हुकूमत को लगता है कि ये एक बेहतर कानून बन जाएगा। लेकिन जो मौजूदा केस चल रहा है इस वक्त, जो अदालत में केस चल रहा है इलेक्शन का, उस पर यह असरअंदाज नहीं होगा। वहाँ क्या होगा, वो केस भी तो हुकूमत के लिए जान पर बनी हुई है कि इलेक्शन, हुकूमत की तरफ से साफ जवाब है कि इलेक्शन नहीं होने, उसके लिए वजूहात दे दिए हैं, पैसे नहीं हैं और सिक्योरिटी के नहीं है मसाइल। तो अब वहाँ पर सवालात उठ रहे हैं। आपको पता है, मैंने कल भी आपसे बात की थी, जो परसों हुआ मामलात के दो जजेस ने अपना फैसला सुनाया 1 मार्च वाले फैसले के हवाले से, जिस फैसले की बुनियाद पर, सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले की बुनियाद पर सदर साहब ने तारीख दी, इलेक्शन कमीशन की दी हुई तारीखों में से एक सिलेक्ट की तारीख 30 अप्रैल की तारीख फाइनल हुई, उसके लिए 2-3 के बजाय वो 4-3 से रिजेक्ट हो गया फैसला, जब जो दो जजेस ने एडिशनल कर दिया। लेकिन जब कार्रवाई शुरू हुई कल, तो वहाँ पर जब इस पर रिमार्क्स हुए, अटॉर्नी जनरल ने भी रेफरेंस दिया उसका, तो जस्टिस मंदोखेल ने ही खुद कह दिया, जिन्होंने वो फैसला सुनाया है, 2 जजेस का इजाफी फैसला जो आया था, उनका वो हमारा अंदरूनी मामला है और उस पर आप बात ना करें, वो हमारा अंदरूनी। अच्छा, हुजूरे वाला वो अहमद बिलाल सूफ़ी साहब का एक ट्वीट है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो उन्होंने डिलीट कर दिया। वैसे उन्होंने ये कहा कि जज साहब ये कह रहे हैं कि ये हमारा अंदरूनी मामला है। अगर ये अंदरूनी मामला था तो एक रोज़ कबल इसको पब्लिकली क्यों इशू किया गया? ये बात, क्वेश्चन तो बिल्कुल उठेगा। बहरहाल अभी तक तो रिमार्क्स आ रहे हैं। अब ये फाइनली ये केस किस तरफ जाता है, उसमें अटॉर्नी जनरल ने अदालत से फुल कोर्ट बनाने की भी अपील की है, जो बज़ाहिर लग रहा है कि चीफ जस्टिस सुनने के मूड में नहीं है और अब वो सिर्फ एक पॉइंट पर आ गए हैं। कल भी उन्होंने थोड़ा सा इंटरवेंशन करके खुद ही उस तरफ ले आए थे कि मतलब जो वकला को नहीं समझ आ रही थी कि हम क्या मांग रहे हैं और किस केस में मांग रहे हैं, वो उन्हें गाइड कर दिया गया था कि आप क्या मांग रहे हैं। तो अब भी चीफ जस्टिस साहब ने बताया है कि सवाल सिर्फ एक है, और बाकी जजेस के हवाले से भी ये बात आ रही है कि जजेस ने ये बताया कि सवाल एक है कि क्या
इलेक्शन कमीशन सदर की दी हुई तारीख को तब्दील कर सकता है? हमने इलेक्शन कमीशन का दायरा कार देखना है। अच्छा जी, आप देखें, ज़रूर देखें दायरा कार, लेकिन अगर हुकूमत की तरफ से उसमें दरख्वास्त ये आ रही है, दो चीज़ें उसमें हो रही हैं। एक तो फुल कोर्ट बना दें, इसमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए। क्या चीफ जस्टिस को बाकी जजेस की अहलियत और काबिलियत पर शक है? आई एम श्योर ऐसा नहीं होगा। तो फिर इतनी तनकीद जब हो रही होती है, वैसे भी हमारी अदालतें अक्सर बात करती हैं कि अवामी उमंगों के मुताबिक फ़ैसला देना होता है, उन्होंने फ़रीक़ैन की जो है रजामंदी के मुताबिक फ़ैसले देने होते हैं, ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले देने होते हैं। तो इसमें फ़रीक़ैन भी तो बनना चाह रहे हैं, दूसरी पार्टियां भी तो फ़रीक बनना चाह रही हैं, तो उनको भी सुन लिया जाए, उन्हें भी फ़रीक बना लिया जाए, और फिर ये बात भी मानी जा सकती है इसको वो कर लें, आप फुल कोर्ट बना लें। खैर उसमें बहुत बड़ी बहुत और अजीब सी बातें हो रही हैं। उस पर बात ये हो रही है कि 10 अरब रुपए तो आप उस पर लगा देते हैं लैपटॉप स्कीम पे, तो 20 अरब इसके लिए क्यों नहीं दिया जा सकता? फिर ये बात भी हो रही है कि हमारी तनख्वाहों पे कट लग सकता है, वहाँ से काट कर ले लें। तो ये वैसे एक अच्छा आइडिया है, मुझे लगता है, मुझे पर्सनली लगता है कि अदालत के जजेस की जो तनख्वाहें हैं, मेरे ख्याल में वो प्रोपोर्शनेट नहीं है बाकी लोगों के हवाले से। मसलन एक चीफ सेक्रेटरी जो है या एक आईजी जो है, ग्रेड 22 का ऑफिसर होता है, अपने उसमें सबसे बड़ी पोस्ट होती है किसी भी महकमे में, तो वो उनकी जो तनख्वाहें हैं वो होती हैं कोई 2-3 लाख रुपए। अच्छा, जजेस की तनख्वाहें जो हैं वो हैं 11 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, इससे भी ऑनवर्ड्स। मरात भी इसी तरह है। अच्छा, फिर छुट्टियां भी सबसे ज़्यादा जजेस ने करनी होती हैं। सबसे ज़्यादा काम पेंडिंग जो हैं वो अदलिया के पड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में कोई 50,000 के करीब केसेस हैं, और ओवरऑल अदलिया के देख लिए जाए तो वो लाखों में तादाद पहुँच जाती है जो पेंडिंग केसेस हैं, काम भी नहीं हो रहा। फिर इंटरनेशनल रैंकिंग में जब हम अपना आइन और कानून के हवाले से कानूनी सहूलियात और कानूनी मामलात के हवाले से जब अपनी रैंकिंग देखते हैं तो वो 130/139 है। तो इस रैंकिंग के लिए इतने सारे पैसे, इतना प्रोटोकॉल, सड़कें बंद, झंडे वाली गाड़ियाँ, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, और गाड़ियाँ भी वो जो बच्चे ले जाके ठोक दें और नुकसान कर दें, कोई बात नहीं, खैर है। वो जो है इफ्तिखार चौधरी साहब वाला केस हमें आपको याद होगा। तो इस तरह की सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो वो किस चीज़ के लिए है, उसका आउटपुट क्या है? आउटपुट ये है कि अपनी मर्ज़ी के जो बातें हो रही हैं कि हम ख्याल बेंच बन रहा होता है, और जो फ़ैसले हो चुके होते हैं उनके हवाले से अजीबोगरीब से, मतलब 63A वाला जो फ़ैसला था, असल में सारा बहरान अदलिया के एक फ़ैसले की वजह से खड़ा हुआ है, और उसका रिव्यू पिटीशन जो है वो पेंडिंग पड़ी है। अदालत वो सुनने को तैयार नहीं है। अदालत को बाकी सारी चीज़ें बड़ी जल्दी नज़र आ जाती हैं। वो रिव्यू के लिए एक दरख्वास्त अदालत में, मतलब आज जब बातें हो रही थी तो कहा गया कि अच्छा आप इसके लिए अलग दरख्वास्त दे दें, और हजूरे वाला जो पहले दरख्वास्तें आई हैं उनमें से किसी को सुन लें, वो तो सुनी नहीं जा रही हैं। खैर मरियम बीबी ने तो बड़ा क्लियर उस पर एक ट्वीट कर दिया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन का फैसला करने से पहले, मरियम नवाज शरीफ साहिबा का ट्वीट है कि इलेक्शन का फैसला करने से पहले इस बात का फैसला होगा कि 3-4 या 3-2 में क्यों बदला गया, 4-3 का जो डिसीजन था उसको 3-2 से क्यों बदला गया, इसके पीछे मकासद क्या थे और इसमें कौन कौन शामिल था। क्या इस अहम तरीन नुक्ते का अहाता किए बगैर ज़ोर ज़बरदस्ती से कानून के ख़िलाफ़ फ़ैसले को कालीन के नीचे छुपाकर कोई भी फ़ैसला काबिल कबूल होगा? हरगिज़ नहीं। ये मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं। अच्छा, उनका ये ट्वीट तो पहले आ गया था, उसके बाद वो जो है वहाँ पर बिल भी पेश हो गया है असम्बली में, उसके बाद करारदाद भी पेश हो गया है, और करारदाद बड़ी क्लियर कट खुली डुली सी करारदाद आई है। करारदाद ये पेश हुई है कि ये हाउस, ये ईवान जो है वो अदलिया की मुकदमा में मुदाखलत को मुस्तरद करता है। फिर उनके कहा है कि वो ये ईवान चाहता है कि असम्बलियों के इंतखाबात एक ही दिन हों। अच्छा, फिर इसी करारदाद में कहा गया है कि इलेक्शन मुकदमात की समाअत जो है वो फुल कोर्ट करे, जो आज अटॉर्नी जनरल ने भी वहाँ रिक्वेस्ट की, जिसको तकरीबन रिजेक्ट हो गई है उनकी ये दरख्वास्त। अच्छा, और इलेक्शन कमीशन में भी अदलिया मुदाखलत ना करे, और इंतखाबात केस में 4-3 के तनासब का जो फ़ैसला है उसकी ये आइन, ये ईवान जो है वो तायद करता है। अच्छा, वो भी फ़ैसला प्रॉपर उस तरह से नहीं हुआ है। मेरी आज एक अहम सीनियर वकील से भी डिस्कशन हुई है इस हवाले से। उन्होंने कहा कि उसको ज़्यादा वेटेज नहीं देगी अदालत, अगरचे उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, और अगर वो जो 2 बाकी जजेस से उस पर फ़ैसला में उसको शामिल कर लेते हैं, उनसे दस्तखत करवा लेते हैं, तो डेफिनेटली उसकी और वैल्यू हो जाएगी। लेकिन अभी वो प्रोसेस होना बाकी है, देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन हालात
ठीक नहीं जा रहे हैं, चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं। एक तरफ हुकूमत को ये बिल पेश करने पड़ रहे हैं, अदलिया के ख़िलाफ़ करारदादें पेश हो रही हैं, दूसरी तरफ वज़ीर कानून ने बयान दिया है कोर्ट के बाहर, उन्होंने कहा है कि हम पर दबाव है कि कौमी असम्बली तोड़कर इलेक्शन करवा दें। अच्छा, अब हुकूमत पर कौन दबाव डाल रहा है? मतलब ये दबाव कहाँ से आ सकता है? बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला रह गया है। दो बड़े स्टेक होल्डर होते हैं हुकूमत के अलावा, हमारी इस्टेब्लिशमेंट्स, एक जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट है और एक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से काफ़ी हद तक न्यूट्रलिटी या इम्पार्शियलिटी नज़र आ रही है। तो इस केस में ख्याल ये है कि शायद उनकी तरफ से दबाव ना हो। तो क्या अदलिया की तरफ से ऐसा दबाव है कि आप असम्बली तोड़ के इलेक्शन करा दें? अगर ऐसा कोई चीज़ है तो मेरे ख्याल में हुकूमत के पास ये मौका था, जब ईवान में इतनी सारी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, जब उनके ख़िलाफ़ करारदाद पेश हो रही है जिसमें अदलिया के रोल को, अदलिया की मुदाखलत को मुस्तरद किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि किस तरह से चलने चाहिए केसेस, ये सारे मुतालबात हो रहे हैं, तो वहीं पर इस बात को भी ओपन कर देना चाहिए। अगर दबाव इस लेवल पर आ गया है तो फिर दबाव बर्दाश्त करने की बजाय इसको ओपन करें, फेस करना। मतलब आपने लड़ना है ना, तो फिर खुल के लड़ें, फिर बताएं कि ये दबाव किसकी तरफ से आ रहा है। मतलब अगर ये फैसले अवाम के नुमाइंदों ने करने हैं तो फिर तो ठीक है, और अगर अवाम के नुमाइंदों ने नहीं करने तो फिर ये मामला कभी भी ठीक नहीं होंगे। हुकूमत को इसके बारे में एक क्लियर कट स्टांस लेना पड़ेगा, क्लियर कट वो डिसीजन करना पड़ेगा। ये लड़ाई अब आखिरी मरहले में है कि आपने सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम रखना है या पार्लियामेंट को सुप्रीम रखना है। पार्लियामेंट में जो डिसीजंस होंगे वो चलेंगे या अदालत में होने वाले फैसले जो हैं वही हरफ़े आखिर होंगे। मतलब अदलिया की इस अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। अदलिया का जो पोजीशन है, अदलिया का जो स्टेटस है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। अदलिया की जो अथॉरिटी है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ये देखना होगा कि वो फैसले जो अदलिया के माजी में होते रहे हैं उनके हमें क्या नुकसान हुए हैं। अच्छा, अदालती फ़ैसले के हवाले से कहीं गलत भी हो सकता है, दुनिया भर में होते हैं फ़ैसले, सही भी होते हैं और गलत भी हो सकता है। अच्छा, उसमें उन्हें तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल है, उस पर तो बात नहीं हो सकती। लेकिन जब एक चीज़ बार बार कही जा रही हो कि ये इस तरह से हो, मसलन कराची में नेस्ला टावर को गिराने का जो फ़ैसला हुआ था जस्टिस गुलजार साहब का, आई थिंक, तो वो बड़ा शोर मचा, उस पर बहुत शोर मचाया गया कि हजूर ये लोग रुल जाएंगे, ख्वार हो जाएंगे और उनको कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगी। लेकिन अदलिया ने फैसला किया नहीं जी, गिरा दें, गिरा दिया। आज की तारीख तक किसी बंदे को वो पैसे नहीं मिले हैं, उनको कंपनसेशन नहीं मिली है। मतलब कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी जमा पूंजी सारी ज़िंदगी की लगाई हुई थी और वो मिट्टी में मिल गई, ख़त्म हो गई है। अच्छा, अब इस बात पर क्या किया जाए? जब एक चीज़ रिपीटेडली ये पॉइंट उठाया गया तो उस पर क्यों नहीं काम हुआ? फिर उनको बुलाकर पूछा जाना चाहिए किसी ना किसी सूरत में कि इसके पीछे फिर क्या मुहर्रिक था, फिर क्या करने का इतना ज़रूरी था कि अगर अवाम की ही जो है उसमें मुफाद को नहीं देखा जा रहा, फिर किसका मुफाद देखा गया? क्या किसी और का मुफाद था इसमें? फिर गुलजार साहब के हवाले से तो और भी बड़ी स्टोरी है ना। मैंने एक मरतबा पहले भी सुनाया था कि वो उन्हें जुडिशल कॉम्प्लेक्स के लिए जगह के हवाले से एक दिन सुबह सुबह जस्टिस साहब पहुंच गए थे एक बड़े सारे प्लॉट पर, और चीफ सेक्रेटरी को और कमिश्नर को बुला लिया कि आएँ जनाब ये प्लॉट हमें अलॉट कर दें। उन्होंने नहीं किया तो फिर हुकूमत की पेशियाँ शुरू हो गई थी। इसी तरह एक और कोर्ट होता है कि कुरंगी में जो शादी हॉल्स थे उनको बंद कराने का फ़ैसला हुआ। उसके पीछे भी स्टोरी ये पता चलती है कि मुबैना तौर पर कि उन हॉल्स के सामने एक बड़ा सा बस स्टैंड था, उस बस स्टैंड को लेना था ताकि वहाँ पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स बन सके। मतलब इस तरह की चीज़ें जब सामने आती हैं तो उन पर कोई एक्शन होना चाहिए ताकि आइंदा के लिए जुडिशरी में मौजूद जो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं वो फैसले करते हुए मज़ीद मोहतात हों कि हमने अवामी मुफाद और स्टेट के मुफाद को भी मद्देनज़र रखना है। कारके का फ़ैसला और रेकोडिक के फ़ैसले ये बड़े फ़ैसले हैं जो खुद अपने मुंह से बोलते हैं कि उसमें इस मुल्क के मुफाद को नुकसान पहुंचाया गया है बड़े पैमाने पे। अच्छा, तो उसका कोई तो सोल्यूशन निकालना है ना। वो कैसे होगा? वो इसी तरह से होगा कि पार्लियामेंट में जैसे आज आइन साजी, कानून साजी करने की कोशिश कर रही है हुकूमत, इसी तरह से चीज़ों को पार्लियामेंट में ला के डिस्कस करें और इन चीज़ों का कोई हल निकालें
ताकि ये वो जो हमारा 130/139 वाला नंबर है ना, वो कुछ ठीक हो। खान साहब ने तो शोर मचाते रहना है, वो अभी मचा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब ये जो कानून साजी कर रहे हैं ये इलेक्शन से भागने के लिए कर रहे हैं। अच्छा जी, मुमकिन है आपकी ये बात मान ली जाए। अच्छा, फिर क्या करेंगे? इलेक्शन तो हुकूमत ने और इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं। वो इख्तियार क्या इमरान खान साहब के पास है? क्या पंजाब असम्बली तोड़ने का इक़दाम जो है वो आइनी और कानूनी है? आइन और कानून ये कहता है कि वज़ीर आला ने असम्बली तोड़नी थी। जो वज़ीर आला थे वो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, उनके बयानात, उनका मौक़िफ़ कि वो असम्बली नहीं तोड़ना चाहते थे। उनको प्रेशराइज़ किया गया, उनको ब्लैकमेल किया गया, उनसे ज़बरदस्ती असम्बली तोड़वाई गई। वो अभी भी होड़ चुपों के जो ट्वीट्स हैं ना, वो मुँह सिलाई कर रहे होते हैं। तो ये अच्छा, ये कैसे लीगल हो गया? इसमें आइन और कानून कहाँ गया? इमरान खान साहब के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। अच्छा, वही उनके पुराने रोने धोने, अब उन्होंने CPNE वालों से भी मुलाकात कर रहे हैं और वो अब बता रहे हैं कि मैं हर एक से मिलने को तैयार हूँ, हर किस्म की APC में जाने को तैयार हूँ। खान साहब, अभी आप सारी चीज़ों पे दोबारा आएंगे, आप तरले मिनते करके इस असम्बली में भी जाकर बैठेंगे। मैं बड़े अरसे से कह रहा हूँ, ये तो अब हुकूमत पर डिपेंड करता है कि हुकूमत उन्हें अलाउ करती है या नहीं करती। खान साहब ने, उनकी पूरी पार्टी ने बाकायदा तरले मिनते करनी है। मैंने बड़े अरसे पहले वो स्टोरी सुनाई थी आपको कि वो भैंस की दुम वाला एक वाक़या है गाँव के हवाले से, कि एक साहब नाराज़ होकर चले गए, तो फिर शाम में वापस आ गए, कोई मनाने नहीं गया, तो उन्होंने भैंस की दुम पकड़ी हुई थी। तो उन्होंने कहा बस मैं तो जा रहा था, ये मुझे खींच कर ले आई है। तो इमरान खान साहब भैंस की दुम तलाश कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि वो भैंस की दुम कौन बनेगी, वो आप समझ गए होंगे कि वो कौन सी भैंस है जिसकी दुम पकड़ कर वो आएंगे। भैंस ने उन्हें अपनी दुम पकड़ा देनी है और वो बहाना ढूंढ रहे हैं, सिर्फ कोई मौका तलाश कर रहे हैं कि किसी तरह से वो वापस असम्बली में आ सकें। अब वो जो कह रहे हैं ना कि मैं आके किसी से भी मिलने को और बात करने को तैयार हूँ, वो किसी पे एहसान नहीं कर रहे। उनकी अपनी ज़रूरत है, उनकी मजबूरी है, उनके पास इसके अलावा और कोई हल नहीं है। अगर बाजवा साहब को जो मर्जी, बाजवा साहब को शहबाज शरीफ पसंद था इसलिए मेरी हुकूमत ख़त्म कर दी। और भाई साहब, आपको पता था पहले से कि ये सब कुछ हो रहा है। आप जब रोते हैं कि DGISI को तब्दील किया जा रहा था, मेरी मर्ज़ी के बगैर था, मैं उनके ज़रिए वो रोकना चाह रहा था, अदम एतमाद की तहरीक को रोकना चाह रहा था, इसलिए मैं उनको कंटिन्यू कराना चाह रहा था, तो आप बाजवा साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर देते, बाजवा साहब को सैक कर देते। आप तो बाजवा साहब को एक्सटेंशन ऑफ़र कर रहे थे कि जनाब आप लाइफ टाइम एक्सटेंशन ले लें। तो ये 2 नंबरियाँ, ये दोगली पॉलिसियाँ कब तक चलेगी खान साहब? ठीक है, आपने सियासत करनी है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए मदारी या बहुत सारे लोग इस तरह के काम करते हैं। आपका ज़रा बड़े पैमाने पर चल गया, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, पूरा इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व रहा है, इस्टेब्लिशमेंट ने भरपूर तरीके से, कई दहाइयों की उनकी मेहनत थी जिसके ज़रिए वो आपको लेकर आए हैं, तो हो गया। अब बारी है तब्दीली की, वो सारा गंद साफ़ होना है, उसमें टाइम लगना है। हुकूमत ने अगर अदलिया के हवाले से जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट का जो कॉन्सेप्ट आ रहा था, अगर उसका कोई मसाइल हैं, तो हुकूमत ने बिल्कुल ठीक फोरम का इंतखाब किया है। वो फोरम है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन करेंगे, पार्लियामेंट में मसाइल को लेकर आएंगे तो मसाइल हल होंगे। हाँ, लेकिन इसके साथ साथ इसी पार्लियामेंट को इस्तेमाल करके अवाम की भलाई के मसले भी, जो अवाम के मसाइल हैं, उनको भी हल करना पड़ेगा। ये आटे के लिए जो लंबी लंबी कतारें हैं, वो आज आप 2 दे देंगे, 3 दे देंगे, लोग जिस तरह से लड़ मर रहे हैं, सारी चीज़ें, बहुत अच्छा काम है, मैं दिल से उसको अप्रिशिएट करता हूँ। पंजाब में मोहसिन नकवी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वफाक के हवाले से देखा जाए वज़ीर आज़म साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हर सूबे के वज़ीर आला, वो मुराद अली शाह साहब हैं, या जहाँ भी है, जहाँ जहाँ काम हो रहा है, बेहतरीन काम है कि लोगों को सहूलत देनी है, लेकिन उसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर लें। ये जो धक्कम पे लोगों की इज़्ज़त नफ्स से खेलना, इसी तरह हो रहा है सारी चीज़ें, इसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर लें और बाकी चीज़ों पे भी तवज्जो दें। चलें, वो पेट्रोल की कीमत बढ़ना तो समझ आता है, ये जो फ्रूट्स की कीमत, अमरूद, केला, खरबूजा, सेब, इन चीज़ों की कीमतें जो है वो पेट्रोल की कीमत या डॉलर की कीमत की वजह से नहीं बढ़ रही, वो हुकूमत की नालायकी, हुकूमत का कंट्रोल ना होने की वजह से बढ़ रही हैं। उसको मैनेज करें, लोगों की ज़िंदगियों को आसान बनाएं। शुक्रिया।